टॉर्क ऑन करेंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछले क्लास में पहला केस हम लोग जाने थे कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अलॉन्ग हो। आज जानेंगे व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अलोंग द प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अलॉन्ग नहीं है। इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसको मान लिए हम लोग थीटा। मान लो करेंट लूप, ठीक है ना, करेंट लूप है जिसका लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखा गया है। फिगर में देख रहे हो साफ साफ। करेंट हम लोग यहाँ पर देखो लिए इस तरह से करंट आई जा रहा है और वो डायरेक्शन दिखाया गया है और ये एक तरह से क्लॉक वाइज है। यहाँ पर क्या है, क्लॉक वाइज है। बारी बारी से हम लोग चारों साइड पर फोर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यू आर और एस पी पर। तो क्यू आर पर तुम देख रहे हो यहाँ पर जो लेंथ है क्यू आर, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, समझ गए। इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा बी आई। बी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करेंट, और बी हो गया इसका जो लेंथ है बी आई बी साइन अल्फा। डायरेक्शन देख रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हो जाएगा, ठीक देखो, एक्सिस के लॉन्ग अंदर की तरफ इनवर्ड। उसी तरह से इस एसपी पर जो फोर्स देख रहे हो वो भी उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी आई, और लेंथ इसका भी कितना, वही बी के बराबर, तो बी आई बी साइन अल्फा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल बन रहा है अल्फा, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बी आई बी साइन अल्फा। इसका अगर डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है ना, तो ये भी उसी एक्सिस के लॉन्ग है, इनवर्ड इधर, ठीक है ना, एक्सिस के लॉन्ग, यानी दोनों साइड पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम लाइन के लॉन्ग है, मतलब कोलिनियर है। एक्चुअली यहाँ पर कहेंगे एंटी कोलिनियर, ठीक है ना। इस कारण से इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स होगा वो जीरो और टॉर्क भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स सेम एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, मतलब सेम लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना, तो टॉर्क भी हो जाएगा जीरो। अब देखो इस पर पी क्यू पर जो फोर्स लग रहा है, अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। करेंट देखो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, समझ गया ना। तो करेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये बनाना है करेंट, ठीक है ना, करेंट ऐसे है। तो करेंट देखो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, इस प्लेन के इनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स लगा इनवर्ड, और इस पर देखो, इस पर क्या हो गया, आउटवर्ड, यानी इन दोनों साइड पर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, जो कि यहाँ पर नीचे वाला डायग्राम में दिखाया गया है। अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इस पी क्यू पर जो फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा बी आई एल, ठीक है ना, बी आई एल साइन 90, क्योंकि ये वाला लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो बिल साइन 90, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एल हो गया इसका लेंथ, और आई है करंट, तो बिल और एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच 90 डिग्री, तो बिल साइन 90, साइन 91, यानी मैक्सिमम फोर्स लग रहा है बी आई एल के बराबर, यानी बिल। ठीक उसी तरह से बात करें किस पर, आर एस पर। आर एस पर जो फोर्स लगेगा वो भी हो जाएगा बी आई, और इसका भी लेंथ एल है, ठीक है ना, तो हो जाएगा बी आई एल। मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लेंथ के साथ भी, तो बी आई एल साइन 90, साइन 91, यानी इस पर भी फोर्स लगेगा बी आई एल, यानी बिल के बराबर मैक्सिमम फोर्स। तो दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। लेकिन ये दोनों फोर्स सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है, मतलब कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, कोलिनियर एंटी कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इन दोनों फोर्स के कारण इस पर टॉर्क लगेगा, जो इसको क्या करेगा, टर्न कर देगा, समझ गए।
ये वाला जो पी क्यू है वो अंदर की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से देखो जो है ना, इसे मान लो ये देखो ना, ऐसे ऐसे तो इस तरह से ये टर्न करेगा, समझ गए। फिर टॉर्क लगेगा, फिर टर्न करता रहेगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा वही टॉर्क हम लोग यहाँ पर फाइंड करें। सपोज अ रेक्टेंगुलर वायर लूप PQRS of length L and breadth B carrying current I is placed between the two poles of a magnet as shown in the figure. Forces on QR and SP, क्यू और एस पी पर जो फोर्स लग रहा है तो एफ क्यू आर ये हो जाएगा BIB साइन अल्फा। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग साफ देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है इस क्यू आर का, उन दोनों के बीच का एंगल है अल्फ़ा। तो इसलिए यहाँ पर हो गया BIB साइन अल्फ़ा। और डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन ठीक एक्सिस के लॉन्ग प्लेन के इनवार्ड है। ठीक है ना, एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर डायरेक्शन के साथ दिखाओगे, ठीक है ना, डायरेक्शन के साथ, तो यहाँ पर वेक्टर साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, इनवार्ड अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर के साथ दिखा देते हैं और लिख देते हैं इनवार्ड along the एक्सिस। ये जो डॉट डैश डैश करके जो लाइन दिखा है ना, ये एक्सिस है। क्या है ये, एक्सिस है ये, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस। ठीक उसी तरह से अब अगर हम लोग फोर्स दिखाएंगे किस पर, एसपी पर, तो एफ एसपी ये हो जाएगा BIB मैग्नेटिक फील्ड वही है, करेंट I है। ठीक है ना, एसपी का भी लेंथ B है और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के साथ एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ भी लिखेंगे साइन अल्फ़ा। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ भी देखो जो है एक्सिस के अलॉन्ग ही और इनवार्ड है, मतलब प्लेन के इनवार्ड है। मतलब जो किसका प्लेन, लूप का, जो लूप बन रहा है ना उसके। ठीक है ना, इसके नहीं, हम लोग लूप के हिसाब से चल रहे हैं। तो BIB साइन अल्फ़ा यहाँ भी कर देते हैं इनवर्ड along the axis. These two forces are equal and opposite and act along the same line. So the resulting force and torque will be 0. PQ and RS पर देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे फोर्सेज ऑन PQ and RS, FPQ इक्वल टू हो जाएगा BIL साइन 90। क्लियरली देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड है B, लेंथ इसका L है, करेंट I है और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो हो गया यहाँ थीटा जगह पर 90। इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन के इनवार्ड, यानी लिखेंगे इसको इनवार्ड टू द प्लेन। कितना हो जाएगा, तो BIL इनवार्ड टू द प्लेन, जिसको यहाँ पर देखो समझ गए, नीचे करके दिखा दिया गया लाइन, समझ गए ना। अब इनवार्ड मतलब इसके अंदर कैसे घुसा के दिखा नहीं दिखा सकते हैं, है ना, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे करके दिखा दिया गया है। उसी तरह से देखो अब किस पर फोर्स निकालना है, RS पर, तो FRS लिखेंगे, तो ये भी उतना ही रह जाएगा बिल
साइन 90, वैल्यू सब सेम ही है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है तो थीटा हो गया 90, और ये हो जाएगा ये भी, ये लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये आउटवर्ड अभी चेक किए थे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, तो लिख देंगे आउटवर्ड टू द प्लेन, बिल यानी BIL आउटवर्ड टू द प्लेन, जिसको देखो यहाँ पर ऊपर करके दिखाया गया है FRS जो फोर्स है। These two forces are also equal and opposite, so net force on the current loop will be 0, but they are not along the same line, so a torque act on the loop, क्योंकि ये सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। सेम लाइन रहता तब ना टॉर्क हो जाता 0, तो सेम लाइन के लॉन्ग तो है नहीं, ठीक है ना। ये दो अलग अलग लाइन, एक इधर लग रहा है कि यहाँ से लग रहा है, तो सेम लाइन के लॉन्ग नहीं है, इस कारण टॉर्क लगेगा, और वही टॉर्क हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हो, फोर्स कितना हो गया तो BIL के बराबर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B/2 साइन थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे B/2 साइन थीटा, प्लस दूसरा पर जो फोर्स लग रहा है उसका भी एक्सिस से दूरी उतना ही रहेगा B/2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा BIL इंटू B/2 साइन थीटा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा BILB साइन थीटा, टॉर्क हो गया BIA साइन थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर A इज इक्वल टू LB एरिया ऑफ लूप, LB इक्वल टू एरिया ऑफ लूप। इफ द लूप हैज n टर्न्स, देन टॉर्क इज इक्वल टू BINA साइन थीटा, बीना साइन थीटा। लग गया ना टाइटल, हाँ आज कंप्लीट हो गया बीना सिंह, है कि नहीं, बीना साइन थीटा। याद रखने के लिए टॉर्क हो गया बीना सिंह, बीना साइन थीटा। अब देखो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, और टॉर्क इज इक्वल टू INA किसके बराबर था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी यहाँ से लिख देंगे INA की जगह पर M, और ये B रहने दिए साइन थीटा, MB साइन थीटा, सिंस M इज इक्वल टू INA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं उसको। और अगर इसको लिखोगे वेक्टर के टर्म में, टॉर्क को अगर वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यूनिट टॉर्क है तो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर, ठीक है ना। फोर्स का होता है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करेंट 10 एम्पियर हैविंग 50 टर्न्स इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.4 टेस्ला, फाइंड द टॉर्क ऑन इट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज along its plane
Number 2, magnetic field is normal to the plane. Number 3, magnetic field makes an angle 60 degree with the plane. And number 4, angular velocity acquired by circular loop when it rotated in such a way that the magnetic field becomes along the plane from normal to the plane. Moment of inertia of current loop is 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, फिर से हिंदी में इसको समझा देते हैं। देखो करेंट लूप है, माने सर्कुलर कॉइल के रूप में है लूप। तो सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसमें करेंट है कितना 10 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स है 50 टर्न्स है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 0.4 टेस्ला। अब निकालना है कि कितना टॉर्क लगेगा जब पहला में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के लॉन्ग हो, दूसरा केस में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हो, तीसरा केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और चौथा केस में कह रहा है कि अगर मान लो लूप को रोटेट कर दें, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है शुरू में क्या था नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल, जब रोटेट कर दिए तो हो गया प्लेन के लॉन्ग। जैसे मान ली मैग्नेटिक फील्ड है, शुरू में था इसे नॉर्मल, जब इस सर्कुलर लूप को रोटेट किए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके प्लेन के लॉन्ग, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जितना एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो पता करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है करेंट लूप का 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पहला नंबर के लिए सिंपल, देखो सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं तो आसानी से समझ जाओगे। पहला केस के लिए देखो फिगर ये है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना। सर्कुलर कॉइल में तुम जानते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन। पहला केस में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इट्स प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड जो है ठीक इसके प्लेन के अलोंग है, इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर क्लियरली इस केस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला जो हो जाएगा टॉर्क के लिए BINA sin 90, ये हो गया। अब एरिया सबसे पहले निकालना होगा। देखो रेडियस कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सब के लिए एरिया निकाल लेते हैं, उसका बारी बारी से हो जाएगा। तो एरिया तो सब के लिए बराबर ही रहेगा। एरिया इसका हो जाएगा A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको तुम लोग कन्वर्ट करोगे किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से तो हो जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं, वैसा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया निकल गया। देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ, देखो वहाँ पर जो है ऊपर में लिखा हुआ है N इज इक्वल टू 50, I इक्वल टू 10, B इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, और ये 10 करेंट हो जाएगा 10 एम्पियर। N दिया हुआ 50 टर्न्स है, I हो गया 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया वहाँ पर निकाल लिए हैं। sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 50, एरिया उतना ही हो जाएगा 0.0314। देखो ध्यान से 0.4 इंटू 10 हो जाएगा 4 इंटू 50 200 से
100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6.28 न्यूटन मीटर। एक का निकल गया। दूसरा केस में देखो क्या है, बाकी डाटा सब वही यूज करेंगे, एरिया वही रह जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो नंबर ऑफ टर्न्स, करेंट, मैग्नेटिक फील्ड सब वही रहेगा। हाँ बदलेगा तो क्या बदलेगा, दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन, यानी इस केस में, दूसरे केस में जो फिगर हो जाएगा, देखो मान लो वो लूप वही रखते हैं, सर्कुलर लूप जो है, और ये मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कह रहा है इसी के अलॉन्ग। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा BINA साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तीसरा केस में क्या है, तीसरा केस में देखो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज, नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द प्लेन। तो यहाँ पर मान लो थर्ड केस के लिए जो फिगर हो जाएगा इस तरह से, मान लो ये वही सर्कुलर लूप है, और ये मान लो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये मान लो B वेक्टर, वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके साथ कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो टॉर्क हो जाएगा BINA साइन 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा हो गया 30 डिग्री। यहाँ से देखो BINA का वैल्यू ऑलरेडी निकाले ऊपर में, ठीक है ना, इतना ही है, तो यहीं से वैल्यू पुट कर देते हैं 6.28, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना 3.14 न्यूटन मीटर। नंबर 4 में बाकी सब डाटा तो वही रहेगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम लोग को है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या निकालना है, कितना एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू BINA साइन थीटा। टॉर्क जो होता है ना वो I अल्फा के बराबर होता है, BINA साइन थीटा। I अल्फा होता है d ओमेगा बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बीना साइन थीटा। यहाँ से हम लोग को निकालना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर, I d ओमेगा डिवाइडेड बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt इक्वल टू बीना साइन थीटा। I d ओमेगा बाई d थीटा, और d थीटा बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये हो जाएगा ओमेगा BINA साइन थीटा। ध्यान से देखते जाना, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है, ओमेगा, तो इधर रखेंगे ओमेगा d ओमेगा, I को इधर डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा BI बीना बाई I इंटू साइन थीटा, और d थीटा लेके चल जाओ इधर। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए साइड में इधर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ओमेगा d ओमेगा, और ये हो जाएगा BINA डिवाइडेड बाई I साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे 0 से किसके बीच, 90 के बीच। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था,
कि when it rotated in such a way that the magnetic field becomes along the plane from normal to the plane। तो जब नॉर्मल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक डायपोल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, जब प्लेन के लॉन्ग हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो ये हो गया 0 से 90 डिग्री। जिस समय मान लो सर्कुलर लूप रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें तो रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी 0। फाइनली जब वो रोटेट हो जाएगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा ही मान लेते हैं। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है कितना, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यही होता है 0 से ओमेगा बी ना डिवाइडेड बाई आई, और साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देखो ध्यान से यहाँ पर, ये जो है ना, पहले ओमेगा रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस दे करके ओमेगा की जगह पर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा ये। यानी लो एक स्टेप लिख दिए। चलिए, बी ना बाई आई, और यहाँ पर देखो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे 90 रखेंगे ना, तो यहाँ से लिख देते हैं कॉस 90, और उसके बाद थीटा जगह पर 0, तो कॉस 0 डिग्री। ये 2 चल जाएगा उधर, तो 2b ना बाई आई, और देखो ये कॉस 90 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इंटू कितना हो गया 1, तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा नहीं। ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर 2b ना डिवाइडेड बाई आई। ऑलरेडी बीना का वैल्यू हम लोग निकाले थे थोड़ा देर पहले, कितना निकाले थे, तो 2 इंटू 6.28, और डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू है 0.2 है। 10 हो गया। अब अगर यहाँ से इसको डिवाइड करोगे ना तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो रूट अंडर 62.8 रेडियन पर सेकेंड। तो रूट अंडर 62.8 का वैल्यू हो जाएगा 7.92, और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ जो है ना, मतलब एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन का पाथ हम लोग बना दिए, ये हो गया। ठीक इसके सेंटर पर जानते हो न्यूक्लियस होता है, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जिसका मास m है, इस पर चार्ज है E, निगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस साइन दिखा दिए। जिस पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस r, स्पीड भी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट ऑर्बिट में घूमता रहता है, जिसका अपना डिफिनिट एनर्जी होता है, जिसको एनर्जी सेल, एनर्जी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है एक पाथ में जिसका रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास m, चार्ज E है, और ये भी स्पीड से घूम रहा है। तुम लोग जानते हो कि जब चार्ज कोई मोशन में आता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, ठीक है ना, या कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करेंट होगा प्रोड्यूस, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन पढ़े हो, m बराबर IA, IA करेंट इनटू एरिया।
current produced in one complete revolution of electron, that is in one time period t। तो करेंट जो होता है ना, क्या आ जाता है, चार्ज बाई टाइम। टाइम देखो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बाई भी, ई भी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना एरिया इनक्लोज करेगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यूएल इज इक्वल टू हो जाता है करेंट इंटू एरिया, मतलब आई ए, और करेंट हम लोग निकाल चुके हैं, ई भी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया ई भी आर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से लिखेंगे और करके म्यू एल इक्वल टू ई बाई 2m इंटू एम भी आर। एम से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो एम से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिए, और ये एम भी आर होता है किसके बराबर, एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल, वेयर एल इज इक्वल टू एम भी आर, और इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो, इस फॉर्मूला को ऐसे अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, म्यू एल बाई एल यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, ये हो जाएगा E बाई 2m, और E बाई 2m का वैल्यू हो जाएगा 8.8 इंटू 10 पर पावर 10 कूलाम पर किलोग्राम, और इसको कहते हैं इज नोन एज गायरो मैग्नेटिक रेशियो। देखो, E बाई एम यानी चार्ज टू मास रेशियो, जिसको कहते हो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो होता है 1.76 इंटू 10 पर पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। अब उसी को आधा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NH बाई 2 पाई। यहाँ पर H का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 पर पावर -34 जूल सेकेंड, और इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। अब देखो, यहाँ पर जो म्यू एल इज इक्वल टू लिखा हुआ है E बाई 2m इंटू एल, एल के जगह पर वो वैल्यू रखेंगे, तो देयरफॉर हो जाएगा म्यू एल इक्वल टू E बाई 2m इंटू NH बाई
2 पाई, म्यू एल इक्वल टू हो जाएगा NEH डिवाइडेड बाई 4 पाई m। तो ये इस रूप में हो गया फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। अब अगर मान लो यहाँ से लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के केस में अगर लिखेंगे म्यू एल का वैल्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, H 6.63 इंटू 10 पर पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 4 पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 31 किलोग्राम। सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.27 इंटू 10 पर पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। दिस इज known as Bohr's magneton।